नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्लास 9th का किताब है, यह नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 और भाग 2 आपको क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। और आपके अध्याय का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो आज हम लोग इस अध्याय को इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है, शीर्षक है इसका लोकतंत्र का क्रमिक विकास। सबसे पहले तो हम समझते हैं यह लोकतंत्र क्या है, ठीक। देखिए, यह जो लोकतंत्र है यह एक तरह का शासन प्रणाली है, ठीक है। देखिए, पूरे विश्व में बहुत सारे देश है और सभी देश का अपना अपना अलग अलग तरह का शासन प्रणाली है, ठीक है। हमारे देश में भी सरकार शासन करती है, ठीक। वैसे ही पूरे विश्व में जितने भी देश है सभी देशों का अलग अलग तरह का शासन है, लेकिन उन सभी शासन प्रणाली में जो सबसे बेहतर प्रणाली है वह है यह लोकतंत्र, ठीक है। और हमारे देश में भी जो शासन प्रणाली है वह कैसा प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक। अब अगर हम इसको एक लाइन में एकदम आसान भाषा में समझे कि यह लोकतंत्र क्या है, तो देखिए, जब किसी देश के लोग अपनी मर्जी से वोट देकर सरकार चुनते हैं तो वहाँ की सरकार क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है, ठीक है। यह भारी भरकम शब्द आपको लग रहा होगा, लेकिन एकदम आसान है। मतलब जब किसी देश के लोग अपनी मर्जी से वोट देकर सरकार को चुने तो वह सरकार कैसा कहलाता है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है, ठीक। अब जैसे अपने भारत देश का ही उदाहरण देख लीजिए, हर 5 वर्ष पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक। और हमारे देश की जनता वोट देकर यह तय करती है कि हमारे देश को कौन चलाएगा और हमारे राज्य को कौन चलाएगा, ठीक। तो हमारे देश में कैसा शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। लेकिन अगर हम सभी देशों की बात करें तो प्रत्येक देश में ऐसा प्रणाली नहीं है। अब चलिए हम एशिया महादेश में स्थित कुछ देशों के उदाहरण समझते हैं लोकतंत्र को। देखिए, हमारा जो भारत देश है यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ कैसा शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश के लोग क्या करते हैं, वोट देकर चुनते हैं हमारा शासन कौन करेगा, ठीक। लेकिन ठीक इसके उत्तर में देखिए, चाइना देश है, यहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार है, उसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे आपके देश में वोट होता है तो बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको क्या करते हैं, वोट देते हैं और वह अपना शासन करता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में एक ही पार्टी है। अब वो चाहे वो अच्छा करे तब, चाहे खराब करे तब, बार बार हमेशा उसी का शासन रहता है। यहाँ की जनता अगर चाहेगी उसको हटाने का तो नहीं हटा सकती है, ठीक। ठीक इसी के नीचे देखिए, हमारे भारत देश के पूरब में स्थित है एक देश, इसका नाम है म्यांमार। यहाँ पे पहले लोकतांत्रिक सरकार था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सैनिक शासन है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग वोट देकर सरकार नहीं बदल सकते हैं, सैनिकों का यहाँ पे शासन चल रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉर्थ कोरिया है, ठीक। यहाँ पे तानाशाही शासन है। कहने का मतलब पिछले 70 साल से एक ही परिवार का शासन इस देश पर चलता आ रहा है, यानी उसी का बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा क्या बनता है, इसका शासक बन जाता है, ठीक। और यहाँ का जो शासक है, हमेशा इसके बारे में आप न्यूज़ में सुनते होंगे, ठीक है, हमेशा उठपटांग हरकत करते रहता है, मतलब जो मन में आता है वो करता है। इस नॉर्थ कोरिया में तानाशाही शासन है, ठीक। देखिए, यहाँ पे सऊदी अरब है, बहुत अच्छा देश है, पूरे विश्व में इसका नाम है, लेकिन यहाँ पे आज भी राजतंत्र है, यानी राजाओं का शासन है। राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, ठीक। मतलब यहाँ के लोग अपना मर्जी से सरकार नहीं बदल सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो भारत देश है यहाँ पे लोकतंत्र का सरकार है, यानी हमारे देश की जनता तय करती है कि हमारा शासन कौन करेगा, ठीक। तो चलिए, लोकतंत्र क्या है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। इस लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार का शासन प्रणाली है और सबसे अच्छा सबसे बेहतर शासन प्रणाली है, ठीक। हमारे देश में का जो शासन प्रणाली है सो यही है। आपके अध्याय का जो पूरा शीर्षक है वह है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ठीक। तो कोई भी अच्छा चीज़ जो होता है वह उसका विकास धीरे धीरे होता है। अब जैसे देख लीजिए, आप अभी जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वह इतना बड़ा सा मोबाइल है, टच स्क्रीन है, इतना अच्छा मोबाइल है, उसमें बहुत सारा उसमें फीचर्स है, आप नेट यूज़ करते हैं, पूरा दुनिया से आप कनेक्टेड हैं, ठीक। लेकिन आज से 25 साल 30 साल पहले अगर बात करें हम, तो जो बहुत ज़्यादा धनी आदमी होगा वह भी ऐसा मोबाइल नहीं यूज़ कर पाता होगा, ठीक है। पहले 25 साल 30 साल पहले टिपटिपुआ मोबाइल लोग यूज़ करता था, ठीक। लेकिन आज हम लोग ऐसा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसका विकास जो है यह धीरे धीरे हुआ है। ठीक वैसे ही लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है इसका भी विकास धीरे धीरे हुआ है। देखिए, यहाँ पे किताब में ही एक मानचित्र दिया हुआ है और यह पूरे संपूर्ण विश्व का मानचित्र है। और संपूर्ण विश्व में जितने भी देश में जो पीला कलर का जो रंग लगा हुआ है, यह सब देश आज के डेट में
यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक, लेकिन जिस जिस देश में उजला कलर है, मतलब पीला कलर रंगीन नहीं है, यह सब देश आज भी क्या है, गैर लोकतांत्रिक देश है। मतलब यहाँ पे लोकतंत्र का सरकार नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के, वो वोट देकर अपनी सरकार को नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आज से हम 150-200 साल पहले की बात करें तो पूरे विश्व में कहीं भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। लोकतंत्र का सरकार सबसे पहले यहाँ यूरोप में स्थित फ्रांस देश में आया। ठीक, उसके बाद फिर यहीं से पूरे विश्व में धीरे 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 फैल गया। मतलब यह जो लोकतंत्र है इसका विकास धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हुआ है और आज इतने सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। नहीं तो पहले क्या था, इन सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में किसी न किसी राजा का शासन होता था। ठीक है, राजा का बेटा राजा बनता था, उसी का बेटा राजा बनता था, चाहे वह राजा कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, कितना भी भोग विलासी क्यों ना हो, कितना भी निकम्मा क्यों ना हो। ठीक है, हमेशा वही क्या करता था, शासन करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज विश्व के देखिए इतने सारे देशों में वहाँ के जो जनता है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, वो तय करते हैं कि हमारा सरकार कौन होगा। तो देखिए यह जो लोकतंत्र का सरकार है यह ऐसे ही नहीं आया। मतलब जिस देश में भी लोकतंत्र का सरकार है वहाँ के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके यह लोकतांत्रिक शासन वहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना है तो कितना संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से 2 देश का उदाहरण समझेंगे। ठीक है, पहला है चिली, ठीक है, और दूसरा है पोलैंड। ठीक है, हम इसी दोनों देश का उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए आपके किताब में आके देखिए यह पूरा चिली देश के बारे में दिया हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पे पोलैंड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस दोनों देश के बारे में हम अच्छे से अभी देखते हैं यहाँ पे क्या घटना हुआ था, कैसे यहाँ पे लोकतंत्र आया। सबसे पहले हम चिली देश में क्या घटना हुआ था उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम यह देखें कि चिली देश आखिर है कहाँ हमारे पूरे विश्व में। देखिए यहाँ पे आपका एशिया महादेश है, यहाँ भारत है, यहाँ यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका। ठीक, और दक्षिणी अमेरिका में देखिए यहाँ पे यह जो तटीय देश है यही इसी का नाम है चिली। इसके बगल में देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना है और चिली देश का जो क्षेत्र है बस इतना ही है, यानी समुद्र तट से यह सटा हुआ देश है। ठीक है, बहुत लंबा है देखिए काफ़ी। और इस चिली का राजधानी है सैंटियागो। ये कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि चिली में आखिर हुआ क्या था। देखिए सबसे पहला तो लाइन यह है कि चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। ठीक, देखिए यह देश स्पेन से 1810 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। यहाँ की प्रमुख भाषा स्पेनिश है। जैसे आपका देश भारत देश 1947 में इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, वैसे ही इस पर स्पेन का शासन था और 1810 में यह आज़ाद हो गया था। ठीक, 3 नवंबर 1970 को सल्वाडोर आयेंदे वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मतलब निर्वाचित मतलब लोगों ने चुना, लोगों ने वोट देकर उनको बनाया राष्ट्रपति। किसको, सल्वाडोर आयेंदे को। देखिए यही थे सल्वाडोर आयेंदे। राष्ट्रपति बनने के बाद आयेंदे अपने देश के गरीब, किसान, मजदूर, बच्चे, महिलाओं इत्यादि के उत्थान के लिए बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए। मतलब बहुत अच्छा काम किया अपने देश के लिए। ठीक, अब देखिए जिस समय यह राष्ट्रपति बने उस समय चिली देश का जो आर्थिक स्थिति था वह बहुत ख़राब था। क्यों ख़राब था, तो देखिए उस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि विदेशी कंपनियां देश के प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन करके मुनाफा कमा रही थी। ठीक है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां इनके देश में आ गई थी और सारा मुनाफा वही कमा रही थी। इससे क्या हो रहा था, इनका जो देश का जो आर्थिक स्थिति था वह बहुत ख़राब हो गया था। ठीक, तो राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने उन विदेशी कंपनियों का विरोध किया। ठीक है, उन सभी विदेशी कंपनियों को कहा कि तुम अब वापस अपने देश चले जाओ, हमारे देश से तुम हटो। ठीक, अब देखिए जैसे ही राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने उन विदेशी कंपनियों का विरोध किया तो देखिए चिली के सैन्य अधिकारी, चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग तथा विरोधी राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया तथा उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। अब चूंकि विदेशी कंपनियां जो मुनाफा कमाती थी तो अपने मुनाफे में से कुछ शेयर चिली के ज़मींदार लोग, अमीर लोग को भी देती थी। ठीक है, तो जैसे ही उनको वहाँ से हटना पड़ा तो इन लोगों का कमाई बंद होने लगा। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, विरोध करने लगे क्योंकि इनको भी मोटा कमाई हो रहा था उनसे। ठीक, तो अब क्या किए ये लोग मिलके राष्ट्रपति के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे कि कैसे उनको हटाया जाए अब। ठीक, तो देखिए चिली की विद्रोही सेना ने जनरल अगस्तो पिनोसे के नेतृत्व में सैन्य हमला करके वहाँ के प्रमुख बंदरगाह तथा शहरों पर कब्जा कर लिया तथा राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की हत्या कर दी। देखिए यही थे अगस्तो पिनोसे। यह कोई नेता नहीं थे बल्कि सेना के अधिकारी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, चिली देश के जितने भी प्रमुख बंदरगाह थे, जितने भी प्रमुख शहर थे, उन सभी पर कब्जा कर लिया। ठीक, और सल्वाडोर आयेंदे को
मार दिया, हत्या कर दिया, इन सभी के साथ मिलकर, चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग, इन सभी के साथ मिलकर, ठीक है। और 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो पिनोशे ने चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक। अब यह सैन्य अधिकारी थे, ठीक, और यह क्या करने लगे, अब सरकार चलाने लगे, ठीक। इसी घटना को सैनिक तख्तापलट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सैनिक तख्तापलट। यानी पहले लोकतंत्र की सरकार थी, लोग अपना से राष्ट्रपति सल्वाडोर अयेंदे के चुने थे, ठीक। लेकिन यह जो सेना के अधिकारी थे, क्या किए, उनको षड्यंत्र रच के, उनको मार के, उनको हटा के खुद वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। कहने का मतलब है इनको तो लोगों ने नहीं चुना था, ठीक। लेकिन अब क्या किया, अब ये राष्ट्रपति बन गए। इसी को क्या कहा जाता है? सैनिक तख्तापलट। और ठीक इसी तरह से बहुत सारे देशों में आज भी सैनिक शासन चल रही है, ठीक है। पहले वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार थी और उनको हटा के सेना वहाँ पे शासन कर रही है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से 17 वर्षों तक चिली में सैनिक सरकार का शासन था। यानी वो जो राष्ट्रपति थे जनरल अगस्तो पिनोशे, उन्होंने 17 साल तक चिली में शासन किया। अंततः 1988 में फिर वहाँ जनमत संग्रह हुआ, जिसमें वहाँ की जनता ने सैनिक सरकार को भारी बहुमत से ठुकरा दिया, ठीक है। और इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, मतलब फिर से लोकतंत्र आया 17 साल के बाद, ठीक। तो देखिए इस तरह से हम चिली का जो घटनाक्रम है उसको समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष, ठीक है, यह क्या है। सबसे पहले तो देखिए पोलैंड है कहाँ, तो देखिए पूरे विश्व में यहाँ पे आपका एशिया महादेश है, यहाँ यूरोप है, और इसी यूरोप में देखिए यहाँ पे पोलैंड देश है, इसका राजधानी वार्सा है, ठीक। देखिए पोलैंड के घटना को हम समझते हैं। पोलैंड यूरोप महादेश में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी वार्सा है, ठीक है, अभी तो आप देख चुके हैं। उस समय पोलैंड में वोजिएक जेरुजलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का साम्यवादी शासन था, ठीक है। यही थे वोजिएक जेरुजलेस्की, ठीक है। और इनका पार्टी का क्या नाम था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और कैसा सरकार था वहाँ पे? तो साम्यवादी शासन था, मतलब एक ही पार्टी का शासन था। जैसे आपके देश में चुनाव जब होता है तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं ना, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, और चुनाव में हमको जो पार्टी अच्छा लगता है उसको हम क्या करते हैं? वोट देते हैं, और वो हमारे देश में शासन करती है। लेकिन यहाँ पे साम्यवादी शासन था, मतलब एक ही, सिर्फ यही पार्टी थी, दूसरा पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। मतलब अच्छा करे तब या और ख़राब करे तब, हमेशा बार बार यही सत्ता में आता, यही शासन करता, ठीक। लेकिन देखिए होता क्या है यहाँ पे पोलैंड में, 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के गडास्क शहर में स्थित लेनिन जहाज कारखाना में एक महिला कर्मचारी को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिए जाने के कारण वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वहाँ पे एक कारखाना था, लेनिन जहाज कारखाना, उसमें एक महिला कर्मचारी को क्या किया जाता है? गलत ढंग से ज़बरदस्ती नौकरी से हटा दिया जाता है। तो जैसा ही हटाता है तो वहाँ के जो कर्मचारी थे क्या करने लगते हैं? उसको वापस ज्वाइन करने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। मजदूरों की एक ही मांग थी कि उस महिला कर्मचारी को काम पर वापस बुला लिया जाए, ठीक। अब देखिए चूंकि उस समय पोलैंड में साम्यवादी शासन था, मतलब एक ही पार्टी का सरकार था और बहुत वहाँ पे कड़ा नियम था, इसलिए किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। वहाँ जो एक ही मजदूर संघ था उसी को हड़ताल करने का अनुमति था, दूसरा किसी मजदूर संघ को हड़ताल करने का अनुमति नहीं था। और ये लोग ज़बरदस्ती हड़ताल कर रहे थे, इसलिए उस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। पोलैंड का जो सरकार था इस हड़ताल को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जैसे ही गैर कानूनी घोषित करता है, ठीक है, उन्हीं मजदूरों में से एक इलेक्ट्रीशियन लेक वालेसा हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। देखिए ये जो हड़ताल हो रहा था इसमें जो प्रमुख नेता थे लेक वेलेसा, ठीक है, यही क्या बन गए? यही थे वो, ठीक है। ये उन सभी हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गए, ठीक। धीरे धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लेक वेलेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता गडास्क संधि भी कहलाई, ठीक है। मतलब सरकार को बाद में झुकना पड़ा, बहुत ज़बरदस्त यानी तगड़ा वाला आंदोलन हो गया था, ठीक। अब देखिए संधि के बाद मजदूर संघ की लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संघ का नाम सोलिडेरिटी रखा गया। मतलब ये जो लेक वेलेसा थे इनके नेतृत्व में जो संघ, जो मजदूर संघ जो क्या कहते हैं हड़ताल किया था, उसका लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ गया था, ठीक है। और इस मजदूर संघ का नाम अब क्या रख दिया गया? सोलिडेरिटी, ठीक। इस संघ की शाखाएं तथा सदस्यों की संख्या पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ की सरकार से काफ़ी त्रस्त थे,
ठीक। और इन्होंने ऐसा काम किया था जो वहाँ पे किसी को हिम्मत नहीं था करने का, ठीक है। तो इनके समर्थकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब देखिए क्या हो रहा है, पोलैंड की साम्यवादी सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार भी सामने आने लगे धीरे धीरे, है ना। और धीरे धीरे पोलैंड की अर्थव्यवस्था में गिरावट होने लगा, यानी पोलैंड का जो अर्थव्यवस्था था वह गड़बड़ाने लगा धीरे धीरे, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, लेक वेलेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया और अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। यही थे लेक वेलेसा, जो बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने, ठीक है। यानी इनका आंदोलन इतना तगड़ा हो गया और पोलैंड में लोग इनके इतने ज़्यादा समर्थक हो गए कि लास्ट में क्या हुआ, पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। 1989 में पुनः सरकार और लेक वेलेसा के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव मतलब पहले जो एक ही पार्टी की सरकार थी, मतलब चुनाव में एक ही पार्टी हमेशा खड़ी होती थी, वो चाहे अच्छा करे या बुरा, आपको उसी को वोट देना है, ठीक है। वो अब ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ खड़ी हो सकती थी, लोगों को जो अच्छा लगता, जो पार्टी अच्छा लगता उसको वोट दे सकती थी, ठीक। और इसी तरह 1990 के चुनाव में पोलैंड में लेक वेलेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। ये जो लेक वेलेसा थे, मतलब चुनाव के बाद लोगों ने क्या किया, इनको बहुत ज़्यादा समर्थन किया और ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। निर्वाचित का मतलब होता है लोगों ने चुनकर इनको भेजा, ठीक। तो अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष को भी अच्छे समझ लिया, ठीक। अब हम देखते हैं चिली और पोलैंड से हमको क्या सीख मिला। देखिए चिली का सैनिक शासन तथा पोलैंड का साम्यवादी शासन कैसा था। पहला बिंदु है कि चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक ही पार्टी का शासन था। चिली में हमने क्या देखा कि सैनिक का शासन आ गया था और पोलैंड में एक ही पार्टी का शासन था पहले से। दोनों ही देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे, ठीक। और तीसरा बिंदु है कि दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएं। इसको हम लोग समझते हैं क्या है। तो देखिए आप किताब में ही आगे दिया हुआ है कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने, ठीक है। लोकतंत्र में लोग अपनी मर्जी से क्या करते हैं, वोट देकर सरकार चुनते हैं। दूसरा बिंदु है कि सिर्फ लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। हमारे देश पर शासन कौन करता है, जिसको हम चुन के भेजते हैं, न कि कोई दूसरा, ठीक। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब लोगों के मन में कुछ है तो वे अभिव्यक्त कर सकते हैं, वे बोल सकते हैं, ठीक है। सरकार उसके बात को दबा नहीं सकती है। अगला है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है लोगों के साथ तो वे विरोध कर सकती है। आप देखते होइएगा अपने देश में भी समय समय पर आंदोलन होते रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए, ठीक। मतलब विरोध करने का आज़ादी है हमारे देश में, हम विरोध कर सकते हैं। अगला है कि लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है, ठीक। लोग एक संगठन बनाकर किसी भी चीज़ के विरोध में कुछ बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। तो यह सब जो है, यह सब लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक। तो लोकतंत्र की विशेषताओं को आप समझ चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका बिंदु है लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, ठीक है। लोकतंत्र कैसे कैसे आया। तो आइए अब इस अध्याय को हम PDF में देखते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आइए अब आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का अवलोकन करते हैं। अब देखिए अब हम बहुत सारे देशों का उदाहरण से हम देखेंगे कि पूरे विश्व में कैसे कैसे धीरे धीरे लोकतंत्र स्थापित हुआ। सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो इसको देखिए यहाँ पे लिखा है आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हो रही है, फ्रांस से, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति आप 9th क्लास के इतिहास की दुनिया में पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस आपको यहाँ पे याद दिलाया है। फ्रांस के 1789 ईस्वी की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैल गया। इस जन विद्रोह ने यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के संघर्षों की प्रेरणा दी। मतलब फ्रांस की क्रांति के बाद जब वहाँ पर लोकतंत्र आया तो धीरे धीरे यूरोप के बहुत सारे देशों में संघर्ष होने लगे। वहाँ के लोग लोकतंत्र के लिए क्या करने लगे, अपने राजाओं से संघर्ष करने लगे और धीरे धीरे यूरोप के बाद एशिया अफ्रीका के देशों में भी लोकतंत्र आने लगा, ठीक है। अगला उदाहरण है देखिए ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए, ठीक है। मतलब 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ उसके बाद डायरेक्टली लोकतंत्र नहीं आया, मतलब धीरे धीरे आया वहाँ पे, ठीक। अगला उदाहरण देखिए किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। और आप इतिहास की दुनिया में दूसरा अध्याय में पढ़ चुके हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम,
ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का हमको ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के 9th क्लास के इतिहास वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं उस अध्याय को। देखिए 1776 ईस्वी में अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका। पहले अमेरिका में किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था। और 1776 में ब्रिटेन को भगा दिया अमेरिकियों ने, ठीक है। और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। मतलब पूरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वह बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो वह सब टुकड़ा मिलके क्या बना? संयुक्त राज्य अमेरिका बना, ठीक। अमेरिका में 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया और आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके देश में संविधान कब बना था, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन देखिए यहाँ पे 1789 में ही संविधान लागू हो गया था अमेरिका में, और इसी संविधान से आज तक वहाँ का जो कानून व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वह संचालन हो रहा है अमेरिका में, ठीक। अगला उदाहरण देखिए किसका है। तो अगला उदाहरण है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। देखिए किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। मतलब सरकार को चुनने के लिए वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। मतलब 18 साल से ऊपर का कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटे जात का हो या बड़े जात का हो, मतलब कैसा भी हो, उन सब को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। और यह सबसे पहले किस देश में आया? तो सबसे पहले 1900 ईस्वी में देखिए न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। सबसे पहले कहाँ आया? न्यूजीलैंड में आया, ठीक है। कब? 1893 ईस्वी में, ठीक है। 1893 ईस्वी में सबसे पहले सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहाँ आया? इस न्यूजीलैंड देश में, ठीक है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जी के, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कौन सा उदाहरण है। तो देखिए एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। आपको पता है आपका भारत देश भी इंग्लैंड का शासन था हमारे देश पर। ठीक उसी प्रकार एशिया में बहुत सारे देश थे और अफ्रीका के भी बहुत सारे देश, उन पर यूरोप के देशों का क्या था? शासन था, यानी वे उनके उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इन देशों की जनता ने अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। हमारे देश में भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें हमारा देश भारत का बात हो रहा है। भारत भी 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। यहाँ 200 वर्षों से ज़्यादा तक अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। और बहुत दिन से यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे, लगे थे आज़ाद होने के लिए, ठीक। लेकिन अंततः 1947 में हमारा भारत देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र सफल रहा और आज भी सफलतापूर्वक जारी है। हमारे देश में जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद आज भी हमारे देश का जो सरकार है वह चुन के ही आती है। मतलब वोट देती है जनता, तभी वह सरकार शासन करती है हमारे देश पर, ठीक। परंतु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र आ गया लेकिन फिर से वहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो गया। अब जैसे घाना का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। घाना एक देश है, यह घाना अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। देखिए पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था यह, मतलब ब्रिटेन का शासन था इस घाना पर, और उसका नाम गोल्ड कोस्ट था। इस घाना का नाम पहले क्या था? गोल्ड कोस्ट। राजनैतिक अधिकारों हेतु यहाँ पे संघर्ष की शुरुआत हुई, है ना। और एक सुनार के पुत्र और शिक्षक लामू एनक्रुमा इस संघर्ष के नेता थे, ठीक है। उसके नेतृत्व में घाना 1957 ईस्वी में आज़ाद हो गया। किसके नेतृत्व में? लामू एनक्रुमा के नेतृत्व में, ठीक है। आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री बन गए, फिर राष्ट्रपति भी बन गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीकी में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा। सबसे पहले यह घाना आज़ाद हुआ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। देखिए आगे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। देखिए यह कितना तेज था यह एनक्रुमा, ठीक है। लामे एनक्रुमा यह काफ़ी तेज था। पहले तो यह खूब संघर्ष किया कि वहाँ पे लोकतंत्र का सरकार आएगा, वोट दे के लोग वहाँ की सरकार को चुनेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह राष्ट्रपति बना, क्या किया? अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, ठीक है। देखिए सेना ने 1966 में घाना में एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट दिया गया और इस तरह घाना में लोकतंत्र का खात्मा हो गया। मतलब अब एनक्रुमा के बाद वहाँ की जो सेना थी
क्या किया, वहाँ पे तख्ता पलट दिया। तख्ता कैसे पलटता है अभी आप समझे हैं चिली वाला घटना से, वैसे ही यहाँ घाना में भी हो गया और घाना में सैनिक का शासन हो गया। ठीक, तो यह था घाना का उदाहरण। अब देखिए आगे हम देखते हैं आगे किसका उदाहरण है। देखिए आगे सोवियत संघ का उदाहरण है। देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। देखिए आपका यह एशिया महादेश का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ भारत देश है और यह रूस है, आज विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। लेकिन यह रूस पहले इससे भी बड़ा था, ठीक है। यह सब इसके आसपास के जितने देश है यह सब रूस में ही था, ठीक है। लेकिन 1991 में क्या हुआ, इसका विघटन हो गया, यानी यह टूट गया और 15 देशों में बट गया यह, ठीक है। लेकिन आज भी देखिए रूस पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है 15 देश में बंटने के बाद भी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। इनमें अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जाहिर सी बात है, अचानक से 15 को देश नया देश बनेगा तो नक्शा में परिवर्तन होगा ही, ठीक। अब देखिए अगला उदाहरण हम नेपाल का देखते हैं। नेपाल में देखिए क्या होता है, 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना था, ठीक है। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। नेपाल में क्या था, राजतंत्र था और राजा वहाँ का शासक था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। नेपाल में जन आंदोलन के कारण मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव और प्रधानमंत्री प्रचंड हुए, ठीक है। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। मतलब नेपाल में पहले राजतंत्र था, अब वहाँ पे लोकतंत्र आ गया है, ठीक। चलिए अगला जो उदाहरण है पाकिस्तान का है। देखिए यहाँ क्या होता है, 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखिए पाकिस्तान हमारे देश से आज़ाद हुआ तो वहाँ लोकतंत्र का सरकार था, फिर वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, सैनिक शासन हो गया, फिर वहाँ पे लोकतंत्र आया। देखिए 1990 में कह रहा है पाकिस्तान में फिर लोकतंत्र आया, लेकिन यह अस्थायी नहीं रह सका। फिर 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया। तख्ता पलट के आप समझ चुके हैं पहले, ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ जो थे वो सैन्य अधिकारी थे और इन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया और सैनिक शासन का स्थापना कर दिया, ठीक है। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े और फिर चुनाव हुआ 2008 में, ठीक है। और वहाँ पे पीपुल्स पार्टी की गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, ठीक है। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी अच्छा से वहाँ लोकतंत्र नहीं आया है। देखिए अगला उदाहरण हम म्यांमार का देखते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया था। देखिए 1948 में यह आज़ाद हुआ था, हमारे आज़ाद होने के 1 साल बाद यह म्यांमार आज़ाद हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे कैसा सरकार था, तो लोकतांत्रिक सरकार था। परंतु 1962 में सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया, ठीक है। और आज भी वहाँ पे सैनिक शासन ही है, ठीक। यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख नेता है ऑंग सान सू ची, ठीक है। यह बहुत प्रयास की लोकतांत्रिक सरकार लाने का, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया, ठीक। वही कह रहा है म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब म्यांमार में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी। मतलब अभी भी यहाँ सैनिक शासन ही है। देखिए ऑंग सान सू ची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको, ठीक है, ऑंग सान सू ची को, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। तो देखिए अब देशों का उदाहरण खत्म हो गया। अब कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। कहने का मतलब है देखिए किसी भी देश को देश पर शासन चलाने के लिए वहाँ तो सरकार है ही, लेकिन अगर पूरे विश्व पर शासन चलाना हो तो वो कैसे शासन चलेगा। विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हो, लेकिन पूरे विश्व के लिए भी एक जरूरी नियम कानून होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि जो सबसे शक्तिशाली देश होगा वह अपना मनमाना करने लगेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ,
किसका स्थापना हुआ? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं। यहाँ गलती है, देखिए पुराना डाटा है, 193 को देश यहाँ पे सदस्य है। ठीक है, अभी हाल ही में 2011 में दक्षिणी सूडान देश जो है इसका सदस्य बना था। तो वर्तमान में जो 192 लिखा हुआ, आप इसको 193 याद रखेंगे। ठीक, और इस संयुक्त राष्ट्र में इस संगठन के 6 मुख्य अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। ठीक, अब देखिए 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। महासभा संसद की भांति है, जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। जैसे हमारे देश में संसद भवन है, ठीक है, वहाँ पे पूरे देश से प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और जो भी समस्या है उस पर क्या होता है? विचार विमर्श होता है। तो वैसे ही महासभा में भी क्या होता है? विचार विमर्श होता है। सारे देश के प्रतिनिधि वहाँ पे बैठते हैं। महासभा में सभी 192 नहीं 193 सदस्य देशों को एक एक वोट देने का अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इस आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो व्यवस्था है वह कैसा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो धनिक देश है उसको ज़्यादा अधिकार है और गरीब देश को कम अधिकार है। मतलब सभी देश को बराबर वोट का अधिकार मिला है, सभी को एक वोट का अधिकार मिला है। ठीक, इसके बाद है सुरक्षा परिषद। देखिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य है वह रूस है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। ठीक, 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा में 2 वर्षों के लिए महासभा जो है 2 वर्षों के लिए करती है। ठीक है, चलिए देखिए अस्थायी सदस्यों के बारे में कह रहा है कि सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिलता है। मतलब अगर कोई भी अस्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी फैसला जो होता है वो इस 5 देशों के मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता है। ठीक है, वीटो का मतलब यही हुआ। ठीक है, इसमें से किसी भी देश के मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होगा तो ये अपना वीटो का अधिकार का उपयोग करेगा और वह फैसला पास नहीं हो पाएगा। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच के विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक, जैसे आपके साथ कोई समस्या होता है तो आप कहाँ जाएंगे? लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक, लेकिन जब 2 देशों के बीच में कोई समस्या होता है तो वो किस न्यायालय में जाएंगे? तो वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग यानी नीदरलैंड में। ठीक, चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहा है कि ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा निर्देश तय करते हैं। कौन कौन सा दिशा निर्देश तय कर सकता है? तो पहला है किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार के संचालित करने वाले कायदे कानून। ठीक, और सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने संबंधी नियम कानून। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पे फैसला लिया जाता है जो सभी देशों को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न है तो इनको हम हल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपने कॉपी में इन सभी जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनका नोट्स बनाएंगे। ठीक, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, जरूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होता रहे बोर्ड से संबंधित। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।